My dear students, once again welcome to all of you. Students, इस लेक्चर में हम लोग आज मैथ्स टू यानी कि भूमिति शुरू करने जा रहे हैं। भूमिति को रेखा गणित भी कहते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग भूमिति का जो पहला लेसन है समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समरूपता क्या है? ज्योमेट्री का पहला लेसन है समरूपता। तो बच्चों, हम लोग समरूपता ये लेसन स्टार्ट करने से पहले दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। आपने कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में ऐसा सुना होगा और पढ़ा होगा कि किन आकृतियों को हम लोग सर्वांगसम आकृतियाँ बोलते हैं और किन आकृतियों को हम लोग समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। पहले इन दोनों पॉइंट पे हम लोग चर्चा करके, इन दोनों चीज़ों को समझ करके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लेसन पर। लेसन क्या है? समरूपता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ। सर्वांगसम आकृतियाँ। और एक दूसरी चीज़ जो पढ़ना है वो समरूप आकृतियाँ पढ़ना है। समरूप आकृतियाँ। पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ करके उसके बाद हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? तो सर्वांगसम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो शब्द लिखा है सर्वांगसम, ये एक्चुअली तीन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसमें एक आ जाएगा सर्व, दूसरा आ जाएगा अंग, तीसरा शब्द आ गया सम। इन तीनों शब्दों से मिलकर के बना है हमारा शब्द सर्वांगसम। तो सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। अंग मतलब भुजाएं बोल सकते हैं। और सम मतलब क्या होता है? बराबर। मतलब हम लोग इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी आकृतियां जिसके सभी अंग बराबर हों। बात समझ में आ गई? ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग बराबर हों। तो ऐसा अगर हम लोग परिभाषा देंगे तो मैथ्स में थोड़ा सूटेबल कम लगता है। तो किस तरह से मैथ्स में हम लोग किस तरह से इसको, अच्छा, इसका मोटा अर्थ आपको समझ में आ गया। सर्वांगसम मतलब क्या होता है? सर्व अंग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब जो भी उसकी भुजाएं होगी, जो भी साइड्स होगी, सम मतलब बराबर। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग बराबर हों उनको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। लेकिन इसको ही हम लोग गणितीय रूप में किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट और आकार दोनों समान हो, ऐसी आकृतियों को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। तो बात को समझ में आ रही क्या? अच्छा, किसी भी आकृति में ना दो चीज होती है। आकृति में दो चीज होती है। एक उसका, अच्छा, इंग्लिश में अगर बात करें तो एक को बोलते हैं शेप और दूसरी चीज को बोलते हैं साइज। अच्छा, शेप मतलब होता है बनावट। बनावट कैसी है? शेप मतलब हो गया बनावट, और साइज का मतलब क्या होता है? आकार होता है। बात समझ में आ रही क्या? ऐसी दो आकृतियां, अब परिभाषा मैं नहीं लिखूंगा, मैं जो बोल रहा हूं वही आप परिभाषा लिख लेंगे। ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट और आकार दोनों समान हो, ऐसी आकृतियों को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। अब जैसे मान लो मैंने एक आकृति बना दिया। आकृति का अगर एग्जाम्पल दूं मैं, ये देख रहे हैं दो आकृतियां मतलब मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि आकृति किस तरह की होगी। त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, गोलाकार,
किसी भी तरह की आकृति हो सकती है। तो यहाँ पर हमने लिखा आकृतियाँ, कोई स्पेशल फिगर हमने नहीं दिया है कि इसी तरह की आकृति को सर्वांगसम आकृतियाँ बोलते। किसी भी तरह की आकृति जिसकी बनावट मतलब शेप, बनावट मतलब क्या, शेप, आकार मतलब क्या, उसकी साइज, आकार समझते हैं ना, कितना बड़ा और कितना छोटा। अच्छा, ये दोनों देखो आकृतियां एकदम वैसे दिख रही दोनों, और दोनों का आकार भी बराबर है, तो इन दोनों आकृतियों को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। अच्छा, एक दूसरा मैं आपको आकृति दे रहा हूं। मान लो एक आकृति ऐसे बना दिया, दूसरी आकृति ऐसे बना दिया। अच्छा, तो इसके शेप के बारे में आप क्या बोल सकते हो, इसके शेप के बारे में आप क्या बोल सकते हो, दोनों का शेप कैसा है, बनावट कैसी है, वृत्ताकार बनावट है, और दोनों का आकार भी समान है, तो इन आकृतियों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां। तो गणित में सर्वांगसम आकृतियों को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट और आकार दोनों समान हो, उन्हें हम लोग सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। अच्छा, एक और परिभाषा आप समझो, सर्वांगसम आकृतियों की एक परिभाषा और मैं बता रहा हूं। ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, उन आकृतियों को बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। जैसे मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, अगर आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा तो मेरे हाथ में दो सिक्का है, एक 1 रुपए का सिक्का है, दूसरा 2 रुपए का सिक्का है। अब इसका आकार कैसा, इसकी बनावट कैसी है, वृत्ताकार है। इसकी बनावट कैसी, वृत्ताकार। अगर आपको दिख रहा होगा तो एक का आकार बड़ा है, दूसरे का आकार कैसा है, छोटा है। अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे ढक दें तो बड़ा वाला छोटे को ढक लेगा, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले को ढक नहीं पाएगा। तो एक परिभाषा आप और ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, उनको सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। लेकिन ज़्यादा सुटेबल कौन सा है, ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट और आकार दोनों समान हो, उन आकृतियों को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। अब बात करते हैं हम लोग समरूप आकृतियों की। समरूप आकृतियां, समरूप समझते हैं क्या, सम मतलब समान, रूप मतलब देखने में कैसा है, उसका बनावट कैसा है। बनावट एक ही जैसी होनी चाहिए, बनावट एक ही जैसी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जुड़वा भाई बहन रहते हैं तो देखने में एक ही जैसे लगते हैं, कभी कभी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बात समझ में आ रही, देखने में एक ही जैसे। ऐसी आकृतियां जो देखने में एक ही जैसी हूं, ये तो नॉर्मली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग निकालें, क्या निकालें, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, सम मतलब समान, रूप मतलब उसकी बनावट कैसी है, एक ही बनावट, समान बनावट वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। लेकिन जब आप मैथ्स में आ गए, गणित में आ गए, तो ये परिभाषा नहीं चलेगी। तो परिभाषा इसमें हम लोग, अच्छा, किसी भी आकृति में हमने बताया दो चीज होती है, क्या क्या होती है, एक शेप, शेप मतलब क्या होता है, बनावट, शेप मतलब क्या होता है, बनावट। दूसरा साइज होता है, साइज मतलब क्या होता है, आकार होता है। तो बनावट समरूप, रूप मतलब उसकी बनावट, रूप मतलब क्या, बनावट, आकार मतलब वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। अच्छा, दो आकृतियां जैसे मैंने अभी इधर बनाया, अगर मैं इधर भी ऐसे बना दूं, इधर भी ऐसे बना दूं, अब आप बताइए दोनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, मतलब दोनों की बनावट जो है वो सेम है, बराबर है, दोनों की बनावट एक ही जैसी है, लेकिन आकार छोटा बड़ा है। तो समरूप आकृतियों को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट समान हो, जरूरी नहीं कि उनका आकार भी समान हो, जरूरी नहीं है कि उनका आकार भी समान हो, आकार समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। मतलब
इसमें समरूप आकृतियों में आकार से हमको मतलब नहीं है। आकार बड़ा हो, आकार छोटा हो, दोनों का आकार समान हो, उससे मतलब नहीं। मतलब किससे है? बनावट से। दोनों आकृतियां, दो या दो से ज्यादा आकृतियां जिनकी बनावट समान हो, उन्हें हम लोग कहते हैं समरूप आकृतियां। बात समझ में आ रही क्या? परिभाषा भी आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट समान हो परंतु जरूरी नहीं कि उनका आकार भी समान हो, ऐसी आकृतियों को हम लोग बोलते हैं समरूप आकृतियां। बात समझ में आई क्या? अब चलिए एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। ये मान लो एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। बात समझ में आई क्या? एक त्रिभुज इधर, दूसरा त्रिभुज इधर। अगर मैं बोलूं कि बताओ ये दोनों की बनावट कैसी है, दोनों की बनावट कैसी है, तो बनावट में आप क्या बताओगे? सर दोनों की बनावट त्रिभुजाकार है। दोनों की बनावट कैसी है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? असमान है। दोनों का आकार कैसा है? असमान है। मतलब एक बड़ा है, दूसरा छोटा है। अच्छा, परिभाषा हमने क्या बताया? परिभाषा हमने समरूप आकृतियों की क्या बताया? ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट समान हो, आकार जरूरी नहीं है, आकार बड़ा छोटा हो सकता है। अच्छा, तो ये दोनों की बनावट तो एक ही जैसी है, दोनों त्रिभुजाकार हैं, दोनों ही त्रिभुजाकार है, मतलब बनावट समान है और ये साइज में बड़े छोटे हैं, तो क्या ये दोनों समरूप आकृतियां हैं? अब एक विशेष ध्यान आप देना कि त्रिभुज के केस में ऐसा नहीं होता है। दोनों तो त्रिभुजाकार हैं, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि सर दोनों की बनावट समान है, इसके लिए दोनों क्या हैं? समरूप आकृतियां? नहीं, त्रिभुज के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, उसका भी कारण बताऊं। जैसे मान लो आपको बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही, खांसी आ रही, बदन दुख रहा है, बुखार हो रहा है, तो बुखार होना, खांसी आना, गले में खराश, सर्दी होना, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ही हो। जरूरी है क्या? नहीं। डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या सिंपल सा वायरल फीवर हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? हर बुखार, सर्दी, खांसी का मतलब ये नहीं कि कोरोना होता है, मतलब ये नहीं कि कोरोना होता है, वो वायरल फीवर हो सकता है, सिंपल सा बुखार हो सकता है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया आदि हो सकता है। तो बात समझ में आई क्या? उदाहरण से आपको क्लियर हो रहा है क्या? सिर्फ हम लोग त्रिभुज के केस में ये जो परिभाषा है इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अच्छा, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर कोरोना कैसे डिसाइड होगा? टेस्ट करके। टेस्ट करते हैं तो जो आया वो आपको है। आपको मतलब आपको नहीं, किसी सामान्य सबके लिए बात कर रहा हूं। तो उसी तरह से इनकी बनावट समान है, आकार छोटा बड़ा है, तो त्रिभुज के केस में ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि दोनों समरूप है। क्यों नहीं बोल सकते? इसका टेस्ट करना पड़ेगा। त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे उसका अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 3 टेस्ट दिया गया है, जिसकी हम लोग चर्चा इसी लेसन के अंतर्गत पहली एक्सरसाइज के बाद करेंगे। बात समझ में आई क्या? अब आप दोनों की परिभाषा अच्छे से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पोर्शन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोर्शन जहां से स्टार्ट होता है, ये दिया है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये एक गुणधर्म है, लेकिन इसको हम लोग सिद्ध करेंगे जैसे हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमेय नहीं है, लेकिन प्रमेय के जैसा ही है, लेकिन ये क्या है? गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, ये दोनों क्लियर हो गया क्या? किसी भी आकृति के बारे में हम लोग दोनों को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे इसको हमने बनाया, बनावट एक ही जैसी हो, परंतु आकार जरूरी नहीं है कि समान है, कैसा है। तो इसके लिए कैसी परिभाषा लिख सकते हैं? ऐसी 2 आकृतियां जिनकी बनावट समान हो उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। सिर्फ क्या? त्रिभुज के केस में छोड़ करके। अच्छा, त्रिभुज को क्यों नहीं कह सकते? उसके लिए अलग से 3 टेस्ट दिया है। उसके लिए अलग से 3 टेस्ट दिया है।
टेस्ट करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं समरूप हैं। उसी तरह से इसमें भी है, त्रिभुज का केस इसमें भी छोड़ देंगे अपवाद स्वरूप। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद आप परिभाषा लिख डालिए। अब हम लोग अपने पोर्शन पर चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हमारा पोर्शन जो है यहाँ से शुरू होता है। क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये बच्चों एक गुणधर्म है। क्या है ये? गुणधर्म है। प्रमेय के जैसा ही हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन ये प्रमेय नहीं है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, जो कथन दिया है, वो कथन क्या है? कथन, अच्छा मैं कथन भी इसका लिख दे रहा हूं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका कथन। तो बच्चों ये है जो हमारा गुणधर्म है, उसका एक कथन हमने लिख दिया। तो गुणधर्म क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए कथन लिखा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, थोड़ा टाइम इसको हम लोग साइड में रखते हैं। इसमें जो शब्द यूज किया है, एक अनुपात जो शब्द है, बार बार इसमें अनुपात आया है। तो क्या आपको मालूम है कि अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात किसे कहते हैं आपको मालूम है क्या? अनुपात किसे कहते हैं? अच्छा, अब आप बताओगे सर इसको ऐसे लिखते हैं 4:2, 4:2 मतलब 4:2। इसका मतलब होता है 4/2। तो भिन्न भी तो ऐसे लिखते हैं। तो फिर भिन्न में अनुपात में क्या अंतर हुआ? अनुपात क्या होता है बच्चों? अनुपात दो राशियों के बीच तुलना होती है। दो राशियों के बीच तुलना। और तुलना कैसे होनी चाहिए? भाग विधि द्वारा होनी चाहिए। तो जो भागफल निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। आइए इसको हम लोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या 6 और 18। अच्छा, पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। अनुपात किसे कहते हैं? जब दो राशियों मतलब संख्याएं, जब दो राशियों की तुलना हम लोग भाग विधि द्वारा करते हैं तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहते हैं। ये जो मैं परिभाषा बोल रहा हूं ना, इसको आप लिखते भी जाएंगे। जब दो राशियों की तुलना हम भाग विधि द्वारा करते हैं तो प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं? प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे मान लो हमने उदाहरण के तौर पर दो संख्याएं ले लिया, एक 6 और एक 18। दोनों का क्या करना है? तुलना करना है। कौन सी विधि से करना है? भाग विधि से करना है। और जब भाग आप देते हैं तो भागफल आता है, तो उस भागफल को क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। अच्छा, इसमें जो तुलना करना है वो कौन सी विधि से करना है? भाग विधि से। उसने विधि भी बताया कि भाग विधि से तुलना करो। तो क्या इसका मतलब हम और विधियों से तुलना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो आइए देखिए और भी विधियों से हम लोग कैसे तुलना कर सकते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या। अच्छा, तुलना मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का संबंध बताना। दोनों के बीच का संबंध बताना। जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। 1/3, 1/3 समझते हैं ना, 1/3। दूसरी संख्या क्या है? 18। 18 का 1/3, 3 6 18। देखो बात समझ में आ गई क्या? पहली संख्या दूसरी की 1/3 है। एक तुलना करने का ये मेथड हो गया। दूसरा हम लोग तुलना ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से 12 छोटी है, 12 छोटी है। बात समझ में आई? या ऐसे भी तुलना कर सकते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से 12 बड़ी है। बात समझ में आई? तो हम लोग डिफरेंट मेथड से, अलग अलग विधियों से हम लोग तुलना कर सकते हैं। लेकिन जब भाग विधि द्वारा तुलना करते हैं तो जो भागफल आता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। बात समझ में आ गई? अच्छा, भाग विधि द्वारा हम लोग कैसे तुलना करेंगे? मान लो पहली संख्या 6 है, 18 का भाग दे दिया। अब इसको कट करने पर जो आता है, सरल करने पर 6 के 6, 6 3 18, कितना आ गया? 1/3। 1/3 मतलब 1:3। देखो पहली राशि में दूसरी राशि से भाग दे दिया तो 1/3 आ गया। अच्छा, ये
ये जो हमने तुलना किया इसका मतलब क्या है? ये बता रहा है, ये जो हमने लिखा 1:3, ये क्या बता रहा है? यदि पहली राशि 1 है तो दूसरी 3 हो जाएगी, अगर पहली राशि 2 तो दूसरी 6 हो जाएगी, अगर पहली राशि 3 तो दूसरी 9 हो जाएगी। दोनों के बीच एक संबंध, अनुपात क्या होता है? दो राशियों के बीच एक तुलनात्मक संबंध बताता है। तो अच्छा, भाग देने के लिए तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, दूसरी राशि को पहली राशि से भाग दे दूं तो 6 1 के 6 3 18, कितना आ गया? 3:1। कितना आ गया? 3:1। अच्छा, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो बच्चों इधर क्या लिखा है? 6/18। पहली राशि को हमने ऊपर लिखा है, दूसरी को नीचे। इसको बोलते हैं पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, इसको बोलते हैं दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अनुपात आपको अच्छे से समझ में आ गया? अनुपात किसे कहते हैं? जब दो राशियों की तुलना भाग विधि द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, तो जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, रुपए, पैसा, लीटर, ग्राम कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों? अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। बात समझ में आ गई? अनुपात आपको क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसमें देखो और एक शब्द यूज किया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात अच्छे से समझ में आ गया? त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यदि किसी त्रिभुज की लंबाई, किसी त्रिभुज का आधार मालूम हो, क्या मालूम हो? त्रिभुज का आधार मालूम हो और उस त्रिभुज का ऊंचाई मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, जैसे मान लो तीनों भुजाएं मालूम है तो आपको मालूम है हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, और समबाहु त्रिभुज है तो उसका भी आपको सूत्र मालूम है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग कथन को पढ़ते हैं। कथन क्या लिखा है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब त्रिभुज कितने हैं? दो। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं। तो चलिए दो त्रिभुज मैं बना देता हूँ। एक त्रिभुज हमने बना दिया, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना दिया त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज मान लो हमने बना दिया त्रिभुज PQR। बात समझ में आई? यहाँ दो त्रिभुज है, ये क्लियर है ना? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बटे में लिखते हैं, बटे में अंश और हर के रूप में लिखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा, ये त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे लिख दिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो वाक्य लिखा है कहाँ से कहाँ तक? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ तक जो ये वाक्य लिखा है इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समझ में आया? अच्छा, अनुपात क्या है? उनके आधारों, ये अनुपात किसके बराबर है? बराबर, बराबर उनके आधारों, उनके आधारों। अच्छा, त्रिभुज ABC का आधार मान लिया BC, तो आधार BC मान लिया तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहां से इस पे लंब डाल दीजिए, ये ऊंचाई हो गई। बात समझ में आया क्या? अच्छा, ऊंचाई क्या होती त्रिभुज की? त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसकी ऊंचाई होती है। बात समझ में आ रही क्या? त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसकी ऊंचाई होती है। तो A से हमने BC पर लंब डाल दिया तो AD ऊंचाई, जिस पर लंब डालते हैं ना वो आधार होता है। अगर समझो इसी त्रिभुज में मैं यहाँ से लंब डाल दूं,
बी से लंब डाल दूं, मान लो ये बी हो गया, तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी बी, तो आधार क्या होगा, तो आधार AC होगा। बात समझ में आई क्या? तो चलिए ये क्या हो गया, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये किसके बराबर होता है, उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है, उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों। तो इसका आधार क्या है BC, इसकी ऊंचाई क्या है AD है, और इसका आधार मान लिया क्या QR, इसकी ऊंचाई यहां लिख दिया PS, तो QR इंटू हो गया PS। यही है, ये जो हमारा गुणधर्म है ना, यही है, यही हमको सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं, एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये समझ में आ गया, यही है ना, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर किसके बराबर, उनके आधारों, इसका आधार BC, इसका आधार QR, उनके आधारों और संगत, ये जो शब्द लगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आधारों और संगत ऊंचाइयों। इसका मतलब समझ रहे हैं, जिसका आधार उसका ही ऊंचाई, आधार BC, इसका ऊंचाई AD, जिस त्रिभुज का आधार उसी त्रिभुज की ऊंचाई से गुणा करेंगे, अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो आइए अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताया ये जो है गुणधर्म है, क्या है ये गुणधर्म है, लेकिन प्रमेय के जैसा ही सिद्ध करेंगे हम लोग। अच्छा, जब प्रमेय सिद्ध करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, दत्त लिखते हैं। तो दत्त में क्या है, दो त्रिभुज दिया है और दोनों त्रिभुजों में AD क्या है, लंब है BC पर, इसमें क्या है PS लंब है किस पर, QR में। तो दत्त मैं ऐसे लिख रहा हूं, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर। बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसका मतलब समझ लो, AD किस पर लंब है, BC पर। तो मतलब इनडायरेक्टली हमने लिख दिया कि इस त्रिभुज की ऊंचाई AD है, आधार BC है। बात समझ में आया ना? AD लंब है BC का मतलब क्या हो गया, AD ऊंचाई है, BC क्या है, आधार है। तथा त्रिभुज PQR में PS लंब है किस पर लंब है, QR पर। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज PQR की ऊंचाई कितना, PS, आधार क्या है, QR है। चलिए, ये तो हो गया दत्त के बाद क्या लिखते हैं, साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है, तो यही तो सिद्ध करना है। इसको 4 बार आपको समझाएं, तो इसको मैं डायरेक्ट इधर लिख दे रहा हूं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों, आधारों BC, संगत ऊंचाई AD, आधार QR, संगत ऊंचाई PS के बराबर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो रचना कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग, उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको सिद्ध करना सीखते हैं। तो किस तरह से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो यहां देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, A मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकाल के भाग देना है, ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल। तो चलिए ABC का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही ना। अच्छा, ये वाला सूत्र कब लगाते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जब किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई मालूम हो। तो इसका आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AD, तो आधार क्या लिख दूं BC, ऊंचाई क्या लिख दूं AD। ये मान लिया समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ सूत्र भी लिखना है, कौन सा सूत्र आपने लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो एरिया ट्रायंगल, ये त्रिभुज है, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे क्या ऊंचाई।
यही सूत्र लगाया। तो चलिए एक इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया त्रिभुज ABC का, ऐसे ही त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यहाँ ये लिख दिया बराबर 1/2। इसका आधार बताओ क्या है, QR, ऊंचाई क्या है, PS है। कौन सा सूत्र, यही लगाया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहां डाल दिया समीकरण 2। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब यहां से हमको क्या सिद्ध करना है जरा ध्यान से देखिए। ये देखो बायां पक्ष क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज यहाँ दोनों ABC लिख दिया गलती से, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि PQR। बात समझ में आई, यहाँ क्या होगा PQR। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। निकाला है कि नहीं, निकाल लिया है। तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे तो देखो बायां पक्ष मिल जाएगा। तो आइए भाग देते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को किससे भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 से। अच्छा, जब समीकरण को भाग देते हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो बायां पक्ष क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो दायां पक्ष क्या है, समीकरण 1 का दायां पक्ष यही ना, 1/2 BC इंटू AD, 1/2 BC इंटू क्या AD बटे समीकरण 2 का दायां पक्ष 1/2 QR इंटू PS, 1/2 QR इंटू PS। अब देखो किधर, देखो दाएं पक्ष में हाफ हाफ से कट जाएगा, 1/2 से कट गया। अच्छा, तो क्या यहां से मिल गया, ये 1/2 से कट गया तो मिला हमको क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हाफ हाफ कट गया तो BC इंटू AD बटे क्या QR इंटू PS। तो बात समझ में आई, यही गुणधर्म हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया गुणधर्म। बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए अब आप इस चीज को लिख डालिए। तो चलिए बच्चों, हो गया लिख के। अब इसके बाद इसको जो हमने गुणधर्म को त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR लेके किया, कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अच्छा, जो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है, ये देखो ऐसे लिखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना बड़ा लिखा है बराबर। अच्छा, अब ये पूरा जो गुणधर्म है ना, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए एक हम लोग कंसिडरेशन इसमें कर सकते हैं कि माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, ये जो इतना बड़ा हमने लिखा है इसको क्या मान लिया A1। A1 मतलब क्या, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका आधार क्या लिखा है BC, इसका आधार क्या लिखा है BC, आधार को मान लिया B1, B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। अब इसको मैं बोल रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, जो हमने गुणधर्म पढ़ा इसको संक्षिप्त रूप से लिखने जा रहा हूं। अच्छा, इसकी ऊंचाई क्या लिया है AD, ऊंचाई को मान लिया H1। बात समझ में आई क्या। ये जो पहला त्रिभुज ABC है, इसका हमने क्षेत्रफल कैसे लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको संक्षिप्त रूप से हमने मान लिया कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल माना A1, आधार B1 और ऊंचाई H1 है। माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, आधार क्या मान लूं B1 तथा ऊंचाई H1 है। ये बात समझ में आई क्या। जो पहला त्रिभुज था मैं कुछ नहीं करने जा रहा, सिर्फ संक्षिप्त रूप से लिखने जा रहा।
ये पहला त्रिभुज एरिया ट्रायंगल एबीसी, संक्षिप्त रूप से इसको क्या मान लिया, A1। A1 मीन्स, ए मीन्स एरिया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज की ऊंचाई तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लूं, A2। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, आधार क्या मान लूं, B2 तथा दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई क्या मान लूं, H2 है। बात समझ में आया, ये H1 है, H2 है, समझ में आ गया। तो जो हमारा गुणधर्म है, तब गुणधर्म कैसे लिखेंगे, ये जो गुणधर्म लिखा है हमने ABC, BC, AD, QR, PS, वो सब जो यूज करके लिखा है, जब हमने संक्षिप्त रूप में ऐसा मान लिया तो गुणधर्म को आप कैसे लिखोगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2, A1/A2 किसके बराबर, उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। A1, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है उसका आधार क्या है, B1, उसकी ऊंचाई क्या है, H1। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है उसका आधार क्या है, B2, ऊंचाई क्या है, H2। तो हमारा जो गुणधर्म वो लिखा है, सेम टू सेम गुणधर्म वही है, बस इसमें हमने संक्षिप्त रूप से लिखा है, उसी गुणधर्म को संक्षिप्त रूप से लिखा है। और अब एक चीज और, क्या हमने कंसीडर किया, दो त्रिभुज कंसीडर किया। अच्छा, दो त्रिभुज जब हमने माना तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर हो, या एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों त्रिभुजों का आधार भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। तो हम लोग इन तीनों दशाओं पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे, जब दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर होगा तब क्या होगा, जब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर होगी तब क्या होगा, जब दोनों त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आइए, पहला केस, फर्स्ट केस हमने क्या मान लिया, यदि B1 बराबर B2। बात समझ में आई क्या, यदि B1 बराबर B2। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे बोलोगे, यदि दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर हो, B1 बराबर B2 मतलब क्या, B1 किसका, पहले त्रिभुज का आधार है, B2 दूसरे त्रिभुज का आधार है। अगर दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर हो गया तो क्या होगा, तो A1/A2। अच्छा, बराबर हो गया। अब जरा यहां पर अपना ध्यान यहां लाइए, यही हमारा गुणधर्म है, यही है ना गुणधर्म, A1/A2 बराबर B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। जब आधार बराबर हो गया, अच्छा आधार समझते हैं ना, कोई संख्या दिया रहेगा, माना पहले त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर तो दूसरे का भी 3 सेंटीमीटर, तो B1 B2 जब बराबर होगा तो B1 B2 से कट जाएगा। जब B1 B2 से कट गया तो बचा क्या, H1/H2। ये बात समझ में आ गई क्या, तो ये पहली कंडीशन में ऐसा होगा। अच्छा, मैं बोलूं कि इसका आप वर्णन कीजिए, इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो कैसे आप करेंगे, यदि दो त्रिभुजों का आधार बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। याद हो गया, यदि दो त्रिभुजों का आधार बराबर हो, आधार समान हो, आधार सामान्य हो, सामान्य मतलब दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही बना दिया मतलब बराबर कर दिया। जब तो दो त्रिभुजों का आधार समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। पहला कंडीशन समझ में आ गया। चलिए दूसरा, सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस में दोनों की हमने ले लिया ऊंचाई बराबर, H1 बराबर क्या, H2, मतलब यदि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान हो। अच्छा, तो क्या होगा बताइए, तो A1/A2। जब H1 H2 के बराबर होगा तो H1 H2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, B1/B2। बात समझ में आ गई क्या। अब फिर से वही सवाल,
अब इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाओ मुझे। यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये दूसरी केस हो गई। तो चलिए तीसरी केस पर हम लोग विचार करते हैं। तीसरी केस क्या है? यदि दोनों का आधार भी बराबर हो, दोनों की ऊंचाई भी बराबर हो, तब देखते हैं क्या होगा। तीसरा थर्ड केस यदि थर्ड केस क्या? यदि B1 बराबर B2 तथा H1 बराबर H2। इसका मतलब समझ में आ गया क्या? यदि दोनों त्रिभुजों का आधार भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो, तो क्या आ जाएगा बताओ? A1 अपान A2। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, B1 B2 बराबर है, B1 B2 से कट गया, H1 H2 के बराबर है, H1 H2 से कट गया। जब सब कट गया तो इधर क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा ही सोचेंगे कि कट गया तो जीरो। अरे कटने का मतलब जब बराबर है, कटेगा तो मतलब एक आएगा ना। जैसे यहां पर समझो इसका आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, इसकी ऊंचाई 4 है, इसकी ऊंचाई 4 है, तो 3 एक्के 3, 4 एक्के 4, 1 एक्के 1, कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, इसी 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। क्या लिख सकते हैं? 1/1। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे? यदि दो त्रिभुजों का आधार बराबर हो तथा ऊंचाई बराबर हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 होता है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसका तिर्यक गुणा कर दो। A1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? A1। A2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया? A2। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाओ। यदि दो त्रिभुजों का आधार बराबर हो तथा ऊंचाई बराबर हो तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। बात समझ में आ गई क्या? यदि दो त्रिभुजों का आधार भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अब आप ये तीनों कंडीशन नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो 1.1 ये जो प्रश्न संग्रह है, इसके पहले की जितना भी कथा कहानी थी सब हो गया। वही जो हमने पढ़ा, जो गुणधर्म पढ़ा, जो केस पढ़ा, वही सब इस प्रश्न संग्रह में यूज करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ आपका पहला प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या है? यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया प्रश्न में? यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, मतलब दो त्रिभुज दिया है, तथा दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो। कितने त्रिभुज दिया है? 2 त्रिभुज। चलो, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। अच्छा, पहले त्रिभुज का आधार चलो, पहले त्रिभुज का आधार क्या मान लिया? B1। इसका आधार कितना दिया है? 9। तथा ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान लिया? H1। ऊंचाई कितना दिया है? 5। तथा दूसरे त्रिभुज का आधार मान लिया B2। B मतलब बेस होता है, B मतलब बेस मतलब आधार। दूसरे त्रिभुज का आधार मान लिया B2। दूसरे त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 10 और ऊंचाई H2। ऊंचाई कितना दिया है? 6। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ये जो पहला त्रिभुज है, माना इसका क्षेत्रफल क्या है? A1। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लिया? A2। तो क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, मतलब A1 अपान A2 ज्ञात करो। बात समझ में आई क्या? अच्छा, A1 अपान A2 बराबर क्या होता है? अभी गुणधर्म लिखा था, B1 इंटू H1 अपान B2 इंटू H2। तो इतना बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, आधार, पहले त्रिभुज का आधार B1
तथा ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान लिया, h1 है। ये बात समझ में आई क्या? माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल a1, आधार b1 तथा ऊंचाई h1 है, तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लूं, a2। अच्छा, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या मान लूं, b2, तथा ऊंचाई क्या मानना है बताओ, h2 है। अच्छा, अब कुछ चीजें दिया है, पहले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है, तो पहले त्रिभुज का आधार, तो यहां आप क्या लिख देंगे, दत्त मतलब जो दिया है, b1 दिया है कितना 9, h1 दिया है कितना 5, अच्छा b2 दिया है कितना 10, h2 दिया है कितना 6। बात समझ में आ गई क्या? ये पहले त्रिभुज का आधार 9, ऊंचाई 5, दूसरे त्रिभुज का आधार 10, ऊंचाई 6 दिया है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब हम लोग ज्ञात करेंगे a1 अपान a2, यही ज्ञात करना है। अच्छा, अब आपको मालूम है ये सूत्र होता है, क्या होता है, ये सूत्र होता है। अच्छा, सूत्र लिखने से पहले हम लोग गुणधर्म को लिखेंगे। अच्छा, जब कभी कभी जैसा मान लो आप 9th में या 8th में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, तो आगे लिख देते थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ऐसे ही यह जो गुणधर्म है ना, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब इसका हमको पूरा कथन लिखना पड़ेगा। इसका कोई नाम, स्पेशल नाम नहीं है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय होता है, ऐसे इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो हमको पूरा इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे जो मैंने गुणधर्म में लिखा था। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 इंटू h1 बटे b2 इंटू h2। अब इसमें सबका मान रख दीजिए और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। तो आइए सबका मान इसमें रख देते हैं। तो a1 अपान a2, तो इसलिए a1 अपान a2 बराबर क्या, b1 इंटू h1। अच्छा, b1 का मान बताओ कितना है, 9 गुणे h1 का मान कितना है, 5 है, बटे b2 का मान कितना है, 10 है, गुणे h2 का मान कितना है, 6 है। तो अभी कैंसिलेशन आपको आता रहेगा, 5 1 5 दूनी 10, ये 9 और 6 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अच्छा, ऊपर कितना आ गया, 3 गुणे 1 मतलब 3 1 के 3, नीचे 2 गुणे 2 दूनी कितना 4। तो a1 अपान a2 बराबर कितना आ गया, 3/4। अब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 है। अतः दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 3:4। 3/4 मतलब क्या, 3:4 है। बात समझ में आई क्या? तो चलिए अब इस सलूशन को लिख डालिए। तो आइए बच्चों, इसी प्रश्न संग्रह का देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आपका प्रश्न दिख रहा है, संलग्न आकृति में BC लंब है AB पर। BC आकृति में आप देखते रहे, BC लंब है AB पर, आकृति में आपको दिख रहा है। AD लंब है AB पर, BC बराबर 4, AD बराबर 8। तो ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का मान ज्ञात करिए। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दत्त मतलब जो जानकारी हमको दिया है। क्या जानकारी दिया है, BC लंब है,
BC क्या है, लंब है। किस पर लंब है, AB पर। तथा AD लंब है, AD किस पर लंब है, AD लंब है AB पर। तथा BC बराबर दिया है 4, AD बराबर दिया है 8। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए इधर आकृति में देखते हैं, ये आकृति दिया है, क्या इसमें बोला है, BC लंब AB पर, तो आपको दिख रहा है ये जो BC है इस पर लंब है, और AD लंब किस पर, AB पर। अच्छा BC बराबर 4 दिया है, BC समझ रहे हैं ना, ये वाला रेखाखंड कितना दिया है, 4। AD बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अच्छा इस आकृति में एक मुख्य बात क्या हम देख रहे हैं, ये जो AB है ना, दोनों में सामान्य भुजा है, दोनों में क्या है, सामान्य, सामान्य मतलब कॉमन, बात समझ में आई क्या, दोनों में सामान्य भुजा है। अच्छा और एक चीज, सामान्य भुजा है, इतना समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंशों समकोण त्रिभुज होता है। तो ABC ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, इसका भी तो एक कोण 90 अंश, ये भी समकोण त्रिभुज है। अच्छा अब एक चीज और समझ लो, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, मान लो समकोण त्रिभुज ABC है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर लंब होती हैं, ये देखो ये भी लंब है BC पर। तो समकोण त्रिभुज में लंबवत भुजाओं में से किसी को आधार किसी को ऊंचाई मान सकते हैं। क्या मैं बोला, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो दो भुजाएं लंब होंगी ना, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं तो हमेशा लंब ही होंगी, तो किसी एक को आधार मान लो, किसी एक को ऊंचाई मान लो। बात समझ में आई। BC को आधार मान लिया, AB क्या हो जाएगी, ऊंचाई। AB को आधार मान लिया तो BC क्या होगी, ऊंचाई। इतना बात समझ में आई। अच्छा इस त्रिभुज में ABC में हमने मान लिया आधार क्या है, AB है। ये जो दूसरा त्रिभुज है ADB, इसमें भी आधार मान लिया AB, तो दोनों का आधार क्या है, सामान्य है। सामान्य मतलब वही आधार दोनों त्रिभुजों का है, तो इसका मतलब दोनों का आधार बराबर हो गया। आधार बराबर होने का मतलब समझते हैं क्या, B1 बराबर B2। अच्छा जब दोनों का आधार बराबर होता है तो A1 अपान A2 बराबर क्या आता है, H1 अपान H2। मतलब जब दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में सामान्य आधार AB है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में सामान्य आधार दोनों का सामान्य आधार हमने क्या मान लिया, AB में सामान्य आधार AB है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, दोनों का आधार क्या हमने बोला, आधार जो है सामान्य है। इसका मतलब क्या होगा, B1 बराबर क्या, B2। बात समझ में आए, B1 बराबर B2। और हमने कंडीशन बताया यदि B1 बराबर B2 हो, मतलब यदि दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा त्रिभुज ABC, इसकी ऊंचाई क्या है, BC है, बटे इसकी ऊंचाई ADB की ऊंचाई क्या है, AD है। समझ में आए क्या।
त्रिभुजों के आधार क्या हैं, सामान्य है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर BC। BC का मान कितना है 4, AD का मान कितना है 8, एक कट गया, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। तो आंसर लिख लेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर कितना 1/2। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए अब इसको नोट कर डालिए। बाकी के प्रश्न इस प्रश्न संग्रह के बाकी के प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में हल करेंगे। तब तक आप लोग आगे के प्रश्न को ट्राई करते रहो। थैंक यू।